प्रिय छात्राओं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हमारे आज के वीडियो में हम लोग गणना की जो टिप्पणियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि 3 तरीकों से मकान के आय की गणना करते हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी स्पेशल और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें जीएवी की गणना करनी होती है, फिर अन्य गणनाएं आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना होती है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को 4 स्टेप्स में ज्ञात करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले ईआर ज्ञात किया जाएगा। ईआर का अभिप्राय होता है एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया। 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति, प्रश्न में एसआर स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया न दिया हो। मानक राज्यों के द्वारा कुछ शहरों के संबंध में किराएदारी अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है। उस रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों का नहीं करना है, परंतु उन प्रावधानों के अनुसार किसी शहर के किसी क्षेत्र के मकान का किराया क्या होना चाहिए, इसे ज्ञात करना बताया है। हमें प्रश्न में एसआर स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया दिया होगा। तो पहली परिस्थिति में मानक किराया एसआर नहीं दिया हो तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उन दोनों में से जो अधिकतम है उसको हम ईआर कह देंगे। म्युनिसिपल वैल्यू एमवी नगरपालिका मूल्य, एफआर फेयर रेंट उचित किराया, उसी क्षेत्र का किराया अन्य मकानों का कितना होता है, यह भी बातें हमें प्रश्न में बताई होंगी। तो पहली परिस्थिति के अनुसार हमें ईआर ज्ञात करना है जब ऐसा प्रश्न में नहीं दिया। एमवी और एफआर का मैक्सिमम होगा। ध्यान रहे कि हमें 12 महीने का ईआर ज्ञात करना है, इसलिए एसआर प्रश्न में नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में एमवी और एफआर भी 12 महीने के होंगे। अगर प्रश्न हमें नहीं बताता कि ये किराया कितनी अवधि का है, तो हम ये मान्यता लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि 12 महीने का किराया है। दूसरी परिस्थिति के अनुसार प्रश्न में ऐसा दिया है तो सबसे पहले एमवी और एफआर का अधिकतम लेंगे। जो अधिकतम आएगा उसकी एसआर से तुलना करेंगे और उन दोनों का मिनिमम लेंगे।
यही होगा ER। दोबारा से समझें, जब ऐसा दिया है तो पहले MV और FR का मैक्सिमम उसका कंपैरिजन करेंगे SR से और इनका लेंगे हम न्यूनतम मिनिमम, यही हमारा बनेगा ER। सामान्य परिस्थितियों में हम 12 महीने का किराया लेते हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जब हमें ये किराया 12 महीने का नहीं लेना, ER की गणना 12 महीने की नहीं करनी, अपितु कम अवधि की करनी है। ध्यान रहे कि यह नगद पालिका मूल्य यानी कि MV, उचित मूल्य यानी कि FR और मानक किराया यानी कि SR उतने समय का लेंगे जितने समय तक करदाता गत वर्ष में उस मकान का मालिक रहा था या मकान निर्मित अवस्था में रहा था। यह स्थिति तब आती है जब करदाता करंट प्रीवियस ईयर में मकान परचेज करता है या सेल करता है या मकान करंट प्रीवियस ईयर बन के तैयार होता है। देखिए, इसका भी प्रयोग हुआ अगर प्रश्न में मकान करंट प्रीवियस ईयर में नहीं बना है, उससे पहले बना हुआ था, या करंट प्रीवियस ईयर में करदाता ने मकान सेल नहीं किया है या करंट प्रीवियस ईयर में करदाता ने मकान परचेज नहीं किया है, तो इस नोट का यहां अभिप्राय नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा। हम इस तरीके से ही ईयर ज्ञात कर लेंगे 12 महीने का किराया लेते हुए। और यदि 19-20 में करदाता हाउस परचेज करता है, उदाहरण के लिए वह 1 जुलाई 2019 को हाउस अपना परचेज करता है, तो हमारे 19-20 प्रीवियस ईयर में करदाता उस हाउस का मालिक रहा है 12 महीने के लिए नहीं, 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 20 तक, अर्थात 12 महीने से 3 महीने माइनस करेंगे अप्रैल मई जून वाले, तो 9 मंथ्स के लिए करदाता उस हाउस का प्रीवियस ईयर 1920 में ऑनर रहा है। अब हमारी ये ईआर की कैलकुलेशन 12 महीने की नहीं होगी, ये 9 मंथ्स की होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए करदाता अपना हाउस बनवा रहा है और हाउस बनकर तैयार हुआ 1 सितंबर 19 में, तो उस हाउस के संबंध में करदाता 1 अप्रैल 19 से आय की गणना कैसे कर सकता है? तो आय की गणना होगी 1 सितंबर 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए, अर्थात 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि यहां हम लोग लेंगे ईआर 7 मंथ्स का। बहुत ही कम एग्जाम्पल और क्वेश्चंस होंगे जहां ऐसी बातें आपको बताई होंगी, ऐसा उलझन आपको दी होगी, अन्यथा हर जगह 12 महीने के ही हिसाब से ही गणनाएं हो रही हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं। अगर
कर दाता ने गत वर्ष में उस हाउस को परचेज किया है या गत वर्ष में उस हाउस को बनाकर तैयार किया है या गत वर्ष में उस हाउस को सेल किया है, तो जितनी अवधि तक वह मालिक रहा, परचेज की अवधि में डेट ऑफ परचेज से लेकर 31 मार्च 20 तक, सेल की परिस्थिति में भी 1 अप्रैल 19 से लेकर डेट ऑफ सेल तक, बनने की स्थिति में डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ऑफ द हाउस से लेकर 31 मार्च 20 तक, इतनी अवधि का ही हम लोग ईयर ज्ञात करेंगे। इतनी अवधि तक का ही एमवी, एफआर और एसआर इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में है। एमवी, एफआर का मैक्सिमम होगा एसआर, जब नहीं दिया हो तो होगा ईआर। एसआर दिया है, ऐसी स्थिति में पहला एमबी और एफआर का मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम आया है उसकी कंपैरिजन करेंगे एसआर से, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा वह हमारा कहलाएगा ईआर। ये जीएवी कैलकुलेशन का पहला स्टेप है। उदाहरण से समझते हैं। पहले एग्जांपल में एमवी है 2 लाख रुपए। अब मैंने यहां पर एनएम लिखा है, पीए नहीं लिखा हो तो भी जैसा हमने अभी पढ़ा है वार्षिक ही मानेंगे। तो एमवी है 2 लाख रुपए, एफआर है 4 लाख रुपए, तो ईआर क्या होगा? हम इस उदाहरण में देख पा रहे हैं ऐसा नहीं दिया। हमने पढ़ा था एमवी और एफआर का मैक्सिमम, अर्थात हमारा ईआर होगा 4 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। एमवी है 7 लाख रुपीज, एफआर है 4 लाख रुपीज, ईयर क्या होगा? जो हमने पढ़ा था एमवी और एफआर का मैक्सिमम 7 लाख, यही कहलाएगा यहां का ईआर। ये आप एग्जांपल खुद करके देखना। अब मान लो प्रश्न में एसआर भी दिया हो तो एमवी और एफआर इन दोनों का अधिकतम यहां हुआ 4 लाख। इसकी तुलना करेंगे एसआर के साथ, उसका लेंगे मिनिमम, यही कहलाएगा यहां ईआर। दोबारा देखें, एमवी और एफआर का मैक्सिमम, इसकी तुलना करेंगे एसआर के साथ, इन दोनों का मिनिमम, तो ईयर होगा यहां 4 लाख। दूसरा एग्जाम्पल, एमवी और एफआर का अधिकतम 7 लाख। हम 7 लाख और 6 लाख की तुलना करेंगे एसआर की, इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम हुआ 6 लाख, तो हमारा ईयर होगा 6 लाख। अर्थात एमवी और एफआर का अधिकतम 7 लाख रुपीज, और 7 लाख की तुलना हम लोग करेंगे एसआर के साथ, जो मिनिमम होगा वह हमारा होगा एसआर। ये उदाहरण आप खुद करने जा रहे हैं, खुद आप करके देखिएगा। उलझन हो तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख के बता दीजिएगा, और आंसर बन जाता है तो भी मुझे बता दीजिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। तो पहली स्थिति में है एमवी और एफआर का अधिकतम, जब ऐसा ना दिया हो,
और दूसरी स्थिति में जब ऐसा दिया हो तो 2 कदम चलने होंगे। पहले स्टेप में MV और FR का मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम आया उसकी कंपैरिजन करेंगे SR से। इस कंपैरिजन में जो मिनिमम होगा वह बनेगा हमारा ER। GAV का स्टेप नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रश्न में यही कुछ ना समझी की वजह से गलती हो जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 2 ही बड़े गलती के स्थान है, ये पहला स्थान है। यहां हमें GAV का सेकंड स्टेप में ARR कैलकुलेट करना है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। ARR में 2 चीजें आती हैं, रेंट रिसीव्ड और रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड। प्राप्त किराया और खाली रहने की अवधि का किराया। ARR में नहीं आता है 9 स्वयं की रहने की अवधि का किराया और डूबा हुआ किराया। हम विस्तार से पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के आधार पर आपको प्रश्न में मैंने ARR की गणना करनी सिखाई है और आपको भी करनी है। सामान्य स्थितियों में किसी मकान की 3 दशाएं हो सकती हैं, मिश्रित या अलग अलग। वह मकान लेट आउट यानी किराए पर हो सकता है, वह मकान खाली यानी वैकेंट हो सकता है, वह मकान उपयोग में आ सकता है स्वयं के रहने का। यह सामान्य परिस्थिति है। लेट आउट किराए पे दिया हुआ है, वैकेंट खाली है, सेल्फ स्वयं रहता है। ये पूरे 12 महीने का हिसाब है। खुद रहता है राइट साइड में लिखना है, खाली रहता है वो बीच में लिखना है, और लेट आउट पीरियड है जिस अवधि में मकान किराए पर दिया हुआ है वह अवधि सबसे पहले बाईं तरफ लिखनी है। लेट आउट के 2 हिस्से होते हैं, कितना किराया प्राप्त हो गया या प्राप्त हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, और दूसरा हिस्सा है कितना किराया डूब गया, अनरियलाइज्ड। जैसे बेडेट्स होता है इसी प्रकार से बेड रेंट भी होता है, जो किराया डूब गया है। तो एक मकान के हाउस के रेंट का हम इस प्रकार से डायग्राम में बताए तरीके से विभाजन कर लेते हैं। लेट आउट का, वैकेंट का, सेल्फ का, और लेट आउट में रिसीव्ड, रिसीवेबल का और अनरियलाइज्ड का। हो सकता है प्रश्न में आपको सारी बातें न बताई हो, आपको केवल लेट आउट पीरियड बताया हो और लेट आउट पीरियड का रेंट भी बताया हो, आपको 12 महीने का रेंट बताया हो, आपको वैकेंट की अवधि बताई हो माह में, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की अवधि भी बताई हो, आपको डूबने, मकान डूब गया, किराया डूब गया है, अनरियलाइज्ड रेंट हो गया है, यूआर, संक्षेप में यूआर बोलेंगे, यूआर का अवधि भी बताई हो। अब बाकी चीजें आपको अमाउंट से फिलअप करनी है। 12 महीने का रेंट बताया है, किराए की अवधि प्लस रेंट बताया है, खाली रहने की अवधि बताई है, स्वयं के रहने की अवधि बताई है,
यूआर की अवधि बताई है। आपको इसका रेंट कैलकुलेट करना है, इसका रेंट कैलकुलेट करना है, और इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। एआरआर क्या हुआ? एआरआर होता है सदा ही रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंट पीरियड, इनका रेंट टोटल। रेंट रिसीव्ड, रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड, इनका रेंट जब हम ऐड करते हैं यही हमारा एआरआर होता है। इस तरीके से ज्ञात करना चाहें तो इस तरीके से ज्ञात कर ले, नहीं तो डायग्राम बनाकर ज्ञात कर ले। अमाउंट जो दी हुई है वह लिख ले, बाकी खाली स्थान को भर लें, और लास्ट में इन दोनों को पिक कर लें, ऐड कर लें। देखिए मैंने सब कुछ यहां ब्लैक में लिखा हुआ है, केवल इनकी इंक रेड में दी हुई है, इनकी बाउंड्री भी रेड में बताई है, यह दर्शाने के लिए कि ये दोनों ही आपस में ऐड किए जाने हैं, ये दोनों ही पिक होने हैं। लिखा हुआ है ना, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड, संक्षेप में हम कहते हैं वीपी। नहीं लेना है बट नो रेंट फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, इसे हम अपनी एआरआर की गणना में शामिल नहीं करेंगे। बट नो अनरियलाइज्ड रेंट, इसे भी हम अपनी एआरआर की गणना में शामिल नहीं करेंगे, केवल ये दो ही शामिल होंगे। ठीक है, इस हिस्से को आप एक दो बार रिवाइंड करके देखें, सुने, आप ठीक से समझेंगे। जो रेंट प्रश्न में बताया होता है वो कई अलग अलग तरीके से बताया होता है। प्रश्न में वह दिया होता है एनुअल रेंट, वार्षिक किराया कहते हैं। रेंट रिसीवेबल पर एनम वर्ड लिखा होता है, या फॉर 12 मंथ्स लिखा होता है। एक्चुअल रेंट इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर हाउस को वर्ष पर्यंत किराए पर दिया जाए तो वार्षिक किराया, वर्ष पर्यंत थ्रू आउट द ईयर। इन तीनों का अभिप्राय होता है हमारे डायग्राम का सबसे ऊपर वाला, जिसकी 3 ब्रांचेस हमने बनाई थी, ये होता है। अर्थात इसमें रेंट रिसीव्ड भी होता है, रेंट अनरियलाइज्ड भी होता है, रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड भी होता है, रेंट फॉर वैकेंट पीरियड भी होता है। तो जब भी प्रश्न में इस 3 के साथ में अमाउंट दी हो रेंट की, उसे मानना कि यह अमाउंट है ये वाली अमाउंट है 12 महीने की। ठीक है, जब प्रश्न कहे रेंट रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वर्ड यूज करते हैं रिसीवेबल, या फॉर द लेट आउट पीरियड किराए की अवधि का किराया, इसका मतलब है हमारे उस डायग्राम में जो हमने 3 ब्रांचेस बनाई है उसमें पहली ब्रांच का किराया। इसमें 2 बातें हुई, क्योंकि आपको ध्यान है इसकी भी 2 ब्रांचेस होती हैं, 1 और 2, अर्थात इन दोनों का जोड़, ये अमाउंट। रेंट रिसीव्ड, रेंट अनरियलाइज्ड, हमारे उस डायग्राम के अनुसार जो ये चौथा और 5वां पॉइंट है, ये यहां का रेंट बताता है। लेट आउट पीरियड, एलओपी, किराए की अवधि का किराया। प्रश्न में अगर कहते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड,
देते हैं तो उसका भी प्रयोग होगा। हमारे डायग्राम में जो 3 ब्रांचेस बनाई है उसकी जो पहला बॉक्स है उसकी 2 ब्रांचेस बनाई है और उस 2 ब्रांचेस में से रेंट रिसीव्ड क्लास के सबसे अंत में रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ये किराया दिया हुआ है। तो प्रश्न में कौन सा किराया दिया हुआ है? क्या किराया ये दिया है या किराया ये दिया है या किराया ये दिया है? कौन सा किराया दिया है वो भाषा पर निर्भर करेगा, क्योंकि हमारी गणनाएं उसके अनुसार चलेंगी। हमारे इस डायग्राम के बाकी बॉक्सेस हैं वो उसी के अनुसार फिलअप होंगे, क्योंकि आपको जैसे मालूम है ये और ये ही मिलकर ARR बनते हैं। तो एनुअल रेंट, रेंट रिसीवेबल फॉर 12 months या पर एनम या एक्चुअल रेंट इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, इसमें सब कुछ तरह का रेंट शामिल होता है। ये भी सॉरी ये भी 1 2 3 4 ये चारों शामिल होते हैं। और जब ये दिया हो रेंट रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो ये यहां की स्थिति होती है और इसमें 2 शामिल होते हैं, ये और ये। और जब लास्ट में लिखा अगर ये दिया हो कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड, तो इसमें केवल ये होता है और इसमें यही शामिल होता है। दोबारा देखें इसे, दोबारा समझें, ARR समझ में आ जाएगा। अब एक अलग तरीके से ARR के बारे में बताया है। रेंट